अगर आप भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और आप जानना चाहते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं 3 यूनिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज का रिव्यू करूंगा और इस रिव्यू से हमें यह पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है और आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूं। अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप इन 3 पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपना पोर्टफोलियो बनाया तो मोस्टली आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो काफी अच्छा बनेगा। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आपको खुद का गोल, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करना होगा। गोल का मतलब हुआ कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते क्या हैं। लाइक गोल्स में आपका हो सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग, कि आप रिटायर होने वाले हैं 20 ईयर्स या 30 ईयर्स के बाद, तो उसके लिए आप एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं, या फिर चिल्ड्रन का एजुकेशन है, या फिर उनका मैरिज है, उसके पर्पस से भी आप गोल बना सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई घर खरीदना है मे बी 5-10 ईयर्स के बाद, तो उसके लिए भी आप एक गोल बना सकते हैं। तो यहाँ पे गोल बनाते वक्त आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आप एक अमाउंट ज़रूर डिसाइड कर लें कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी। क्योंकि एक बार आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया और अमाउंट डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो काफ़ी अच्छी तरह से हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होगा कि इस तरह का अमाउंट बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए रफली आपको किस तरह का रिटर्न जनरेट करना होगा और उस तरह का रिटर्न आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से मिल सकता है। रिस्क प्रोफाइल का मतलब ये हुआ कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। दैट इज़ आप कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव या फिर वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। आपका रिस्क प्रोफाइल पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है, डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चाहता है कि एक पैसा भी कम हो, तो ऑफकोर्स आप वहाँ पे किसी भी तरह के इक्विटी प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए आपको अपना रिस्क प्रोफाइलिंग ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं किया है तो आप हमारे वेबसाइट phronesisinvestor.com पे फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन का मतलब हुआ कि आप कितने समय तक अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लाइक कुछ पैसा आप 2 to 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पैसा आप 5 to 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कुछ पैसा आप मोर देन 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करने से आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में बहुत सहूलियत होगी। क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन सपोज 2 to 3 ईयर्स है तो वहाँ पे आप डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स से ज़्यादा लेकिन 10 ईयर्स से कम है तो वहाँ पे मोस्टली आप अपना एलोकेशन लार्ज कैप के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर फ्लैक्सी कैप के फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से भी ज़्यादा है तो वहाँ पे आप मिड कैप और स्मॉल कैप के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी अपना एक्सपोजर ज़्यादा ले सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट जिसका पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वो है एसेट एलोकेशन। यहाँ पे आप ये डिसाइड करेंगे इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 3rd पॉइंट है मार्केट कैप एलोकेशन। एक बार आपने अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लिया, दैट इज इक्विटी में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, तो इक्विटी में जो भी पोर्शन आपने रखा है वहां पे अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना एक्सपोजर लेना है। यहाँ पे आप हमेशा ध्यान में रखें कि एक बार आपने सही से अपना मार्केट कैप एलोकेशन डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइक बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, इसमें से कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ। तो एक बार आपने अपना मार्केट कैप एलोकेशन डिसाइड कर लिया तो बस आपको वैसे फंड्स को सेलेक्ट करना है जहाँ से वो मार्केट कैप एलोकेशन आपका पूरा हो सके। सपोज आपने डिसाइड किया कि लार्ज कैप में मुझे 50% का एक्सपोजर लेना है, मिड कैप में 30% का और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में 20% का एलोकेशन लेना है, जो भी इक्विटी एलोकेशन है उसका।
तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप वैसे फंड सेलेक्ट करेंगे अपने पोर्टफोलियो के लिए जो कि इस ओवरऑल जो आपका मार्केट कैप एलोकेशन है उसे पूरा करें। सो नाउ आई होप कि ये चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमारा सैटरडे का लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अब देख लेते हैं उन 3 यूनिक पोर्टफोलियोज को। यहाँ पे 2 पोर्टफोलियो जैसा कि मैंने बताया अच्छे पोर्टफोलियो हैं, जबकि एक पोर्टफोलियो ऐसा है जिसमें काफ़ी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि जो भी डिटेल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस वीडियो में सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि आप ये समझ सकें कि अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में किसी भी तरह का कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। यह है हमारा फर्स्ट पोर्टफोलियो। यहाँ पे टोटल 5 स्कीम्स हैं और साथ ही इन सारे स्कीम्स का परसेंटेज एलोकेशन भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव और इन्वेस्टमेंट होराइजन है 15 ईयर्स का, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकता है और लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर ले सकता है। यहाँ पे जो टॉप के फर्स्ट 2 फंड्स हैं उससे हमें लार्ज कैप के स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर मिल रहा है। लाइक केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एक लार्ज कैप का एक्टिवली मैनेज्ड फंड है और इससे हमें जो निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। नंबर 2 फंड यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट इंडेक्स फंड, ऑफकोर्स एक इंडेक्स फंड है जिससे हमें लार्ज कैप के मार्केट कैप वाइज 51 to 100 स्टॉक्स जो हैं उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में कोई बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं है, तो एक साथ इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। थर्ड फंड है पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स लाइक यूएस की कुछ टॉप कंपनीज़ में भी आपको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। यहाँ पे जो मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर है वो काफ़ी कम है। नंबर 4 फंड है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इससे आपको मिड कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही स्मॉल कैप और लार्ज कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। नंबर 5 फंड है केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। यहाँ से आपको स्मॉल कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही मिड कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। सो ओवरऑल क्वालिटी वाइज ये पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। नंबर ऑफ फंड्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, साथ ही यहाँ पे लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों में ही अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल दो इन्वेस्टर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इन्होंने लार्ज कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। तो यहाँ पे आप कितने भी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर क्यों ना हो, हमेशा ध्यान में रखें कि लार्ज कैप के स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर जरूर रखें। इस पोर्टफोलियो के साथ एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टर एवरी ईयर जो उनका एसआईपी अमाउंट है वो 10% से बढ़ा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं और अगर आप ये कर सकते हैं दैट इज़ एवरी ईयर अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है एसआईपी अमाउंट है उसे 10% या 15% या 5% जो भी अमाउंट आपके लिए कंफर्टेबल है उससे अगर आप बढ़ाते रहें तो उससे जो ओवरऑल कॉर्पस आपका बनेगा लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी बड़ा बनेगा। और अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। यह है हमारा सेकेंड पोर्टफोलियो। यहाँ भी टोटल 5 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है और ये सारे स्कीम्स क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे स्कीम हैं। नंबर 1 स्कीम है केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी। अगेन ये लार्ज कैप कैटेगरी का एक्टिवली मैनेज्ड फंड है और अच्छा फंड है। नंबर 2 फंड है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, टॉप क्लास का फंड है। केनरा रूबिको स्मॉल कैप अगेन अच्छा फंड है। और उसके नीचे जो लास्ट 2 फंड्स हैं क्वांट टैक्स प्लान और मिरे एसेट टैक्स सेवर, ये दोनों ही ईएलएसएस फंड्स हैं और क्वालिटी वाइज ये दोनों फंड अच्छे फंड है। इस पोर्टफोलियो में अगर आप केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड में एक्सपोजर देखें तो काफ़ी कम है। तो आपको लग सकता है कि अरे लार्ज कैप के स्टॉक्स में तो एक्सपोजर काफ़ी कम लिया गया है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अगर आप लास्ट 2 स्कीम्स देखें दोनों ईएलएसएस फंड्स हैं और ईएलएसएस फंड्स का ज़्यादातर जो एक्सपोजर होता है वो लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही होता है। साथ ही यहाँ पे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में भी थोड़ा लार्ज कैप का एक्सपोजर आपको मिल रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर कम नहीं है, अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपको सिर्फ अपना मार्केट कैप एलोकेशन
को पूरा करना है। आप कैसे पूरा कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लाइक जरूरी नहीं है कि आप लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्ट कर लार्ज कैप के स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर लें। ऑफ कोर्स ये करना काफ़ी आसान है और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को यही करना चाहिए। लेकिन हाँ, जिसे मार्केट का आइडिया है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसका आइडिया है, तो वो अगर चाहे तो लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर या फिर रियल एसेट फंड में इन्वेस्ट कर या फिर फ्लैक्सी कैप के फंड में इन्वेस्ट कर वहां से भी लार्ज कैप के स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर ले सकता है। सिमिलरली मिड कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप किसी मिड कैप के फंड में ही इन्वेस्ट करें। अगर आप चाहें तो वो एक्सपोजर आप लार्ज एंड मिड कैप फंड से या फिर मल्टी कैप फंड से या फिर किसी ऐसे फ्लैक्सी कैप फंड से भी ले सकते हैं जहां पे मिड कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर ज्यादा है। सो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में ही अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान में रखना होगा कि ये पोर्टफोलियो सिर्फ एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कीम्स हैं कुछ स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की हैं, लाइक मिड कैप या स्मॉल कैप के स्कीम। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म का नहीं है, तो उस तरह के इन्वेस्टर को इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। ये है हमारा थर्ड पोर्टफोलियो। यहाँ भी 5 स्कीम्स हैं, तो नंबर ऑफ स्कीम वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन स्कीम्स का नाम चेक करेंगे तो आउट ऑफ दिस 5 स्कीम्स 4 स्कीम्स एसबीआई म्यूचुअल फंड के हैं। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा फंड हाउस है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है ज़्यादातर स्कीम्स का। लेकिन कभी भी आप अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में नहीं करें। अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अच्छा लगता है तो वहाँ पे एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फंड्स, उससे ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं ले। यहाँ पे अगर आप इन फंड्स का क्वालिटी देखेंगे तो नंबर 1 फंड है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड है तो क्वालिटी वाइज ओके है। नंबर 2 फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक अच्छा फंड है जिसने ओवर द ईयर्स अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। नंबर 3 पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, अगेन एक अच्छा फंड है। नंबर 4 फंड और नंबर 5 फंड एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड और एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये दोनों फंड्स एवरेज फंड्स हैं। एवरेज फंड का मतलब ये नहीं हुआ कि ये फंड्स खराब हैं। तो एवरेज फंड का मतलब ये हुआ कि जो इनका रिटर्न्स है वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी के जो दूसरे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं उनसे थोड़ा कम आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स हैं तो आइडियली हमें इन फंड्स के साथ थोड़े समय कंटिन्यू करना चाहिए, और उसके बाद भी अगर लगता है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो हम इस पे कॉल ले सकते हैं। बट इमीडिएटली इस तरह के फंड से हमें नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि 1-2 साल भी अगर इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ओवरऑल जो एवरेज रिटर्न्स होगा इन फंड्स का वो अच्छा हो जाए। इस पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर ने ये मेंशन किया है कि मैं लो रिस्क लेना चाहता हूं। तो लो रिस्क बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर करें ताकि आप ये मेंशन कर सकें कि आप कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव या फिर वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। उससे एटलीस्ट रफली ये पता चल जाता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। लो रिस्क का मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। लो रिस्क का मतलब तो ये हुआ कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो। इन दैट केस तो आपको किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लाइक आपका प्रिंसिपल अमाउंट अगर 10-20% तक भी नीचे जाता है तो उतना आप झेल सकते हैं, तो इन दैट केस ऑफकोर्स आपके लिए जो निफ्टी का इंडेक्स फंड हो गया या फिर फ्लेक्सी कैप फंड है या फिर हाइब्रिड फंड है या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इसमें एक्सपोजर लिया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे भी आपको एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको मिड कैप के साथ साथ स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी एक्सपोजर मिल रहा है, वो रिस्की फंड है। ये पोर्टफोलियो जिस भी इन्वेस्टर का है सबसे पहले उन्हें अपना एग्जैक्ट रिस्क प्रोफाइलिंग चेक करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होराइजन पता लगाना चाहिए, और उसके बाद एसबीआई के कुछ फंड्स को इस पोर्टफोलियो से बिल्कुल हटाना चाहिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, हम इतना बड़ा एक्सपोजर किसी एक कंपनी में नहीं लेंगे। यहाँ पर एज अ इन्वेस्टर आप हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, दैट इज आप रिस्क अवर्स हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल रिस्क अवर्स है, इन दैट केस आप
किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा आपके लिए। और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव है, दैट इज़ थोड़ा बहुत रिस्क आप ले सकते हैं, इन दैट केस आप मल्टी एसेट फंड या फिर हाइब्रिड फंड को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, दैट इज़ आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। इन दैट केस आप लार्ज कैप के फंड्स में या फिर फ्लेक्सी कैप के फंड्स में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, दैट इज़ आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म का है, इन दैट केस आप मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पब्लिश होने वाले वीडियोस का रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।